एक ऐसी तस्वीर की कल्पना कीजिए जहां एक बहुत ही व्यस्त शोर शराबे वाला बस स्टैंड है। जी। दिन भर में करीब 10,000 लोग वहां से गुजर रहे हैं। थके हुए मुसाफिर, भारी बैग्स उठाए हुए लोग और ऐसी भीड़ जिसे बस जल्दी से एक साफ बाथरूम और कुछ गर्म खाने को चाहिए। बिल्कुल एक टिपिकल इंडियन ट्रांजिट हब का नजारा। वही तो। और ठीक इस भीड़ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक मल्टी स्टोरी होटल खड़ा है। हाँ। एकदम खाली, नुकसान में डूबा हुआ, उसकी दीवारें पुरानी पड़ चुकी हैं और आम धारणा ये बन चुकी है कि ये एक डेड एसेट है। मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसका वक्त अब गुजर चुका है। देखिए, ये एक बहुत ही आम दृश्य है। हाँ, ऐसे बंद पड़े या स्ट्रगल करते बिजनेसेस को देखकर अक्सर यही लगता है कि इनका आखिरी रास्ता या तो इन्हें गिरा देना है या फिर किसी और को सस्ते में बेच देना है। जी। क्योंकि एक ऐसी प्रॉपर्टी को वापस जिंदा करने का ख्याल ही अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लगता है ना? सही बात है। पर आज हमारी इस चर्चा का, इस डीप डाइव का पूरा मकसद ही इस धारणा को तोड़ना है। आज हम जिस मटेरियल का गहन विश्लेषण कर रहे हैं वो एक 50 मिनट का बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर केस स्टडी है। जी। ये केस स्टडी आधारित है साउथ गोवा के मरगांव और फटौर्दा इलाके में स्थित एक ऐसी ही प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है होटल कदम प्लाजा। ये प्रॉपर्टी अभी ठीक उसी हालत में है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, एक डेड एसेट। एकदम खंडर बनने की कगार पर। एग्जैक्टली। लेकिन इस केस स्टडी में एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा फॉर्मूला समझाया गया है जो बताता है कि कैसे किसी भी बंद पड़े बिजनेस को सिर्फ एक छोटा सा नजरिया बदलकर एक ट्रांजिट हब में बदला जा सकता है। एक ऐसी कैश काउ जो लगातार पैसा बनाए। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिर होटल कदम प्लाजा की वो कौन सी कड़ी है जो इस मरते हुए बिजनेस में जान फूंक सकती है? अगर किसी भी रियल एस्टेट या हॉस्पिटैलिटी मॉडल को देखें तो उसकी आत्मा उसकी लोकेशन होती है, और कदम प्लाजा के पास जो सबसे बड़ी अनछोई ताकत है वो उसकी आलीशान बनावट नहीं है। अच्छा। बल्कि उसका केटीसी बस स्टैंड के ठीक बगल में होना है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक मौजूदगी है जो अपने आप में एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये सच है कि अभी वहाँ पोस्ट कोविड फाइनेंशियल इनर्शिया है, मतलब आर्थिक पहिया रुका हुआ है वहाँ का। हाँ, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वही। और ओल्ड बिल्डिंग सिंड्रोम भी एक सच्चाई है, जहां पुराने ढांचे को देखकर ही लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो असल वैल्यू है वो उस जमीन और उसके आसपास गुजरने वाले लोगों में छिपी है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम बिल्डिंग में उतनी नहीं है जितनी उस बिल्डिंग को लेकर बनाए गए अप्रोच में है। किसी भी बिजनेस की सर्जरी करने से पहले मैं मानती हूं कि उसकी बीमारी की जड़ तक जाना जरूरी है। तो इस डायग्नोस्टिक फेज में असल में क्या चीजें सामने आती हैं जो इस होटल को रोक रही हैं? इस स्टडी में 3 बहुत ही बेसिक लेकिन घातक समस्याओं की तरफ इशारा किया गया है। पहली चीज है विजुअल डीके, यानी बाहरी दिखावट का गिरना, जो आंखों को चुभता है। बिल्कुल। जब सड़क से गुजरने वाले को उखड़ा हुआ पेंट और सीलन नजर आती है तो दिमाग में एक तुरंत सिग्नल जाता है कि भाई अगर बाहर से ये हाल है तो इनका किचन और बाथरूम कितना गंदा होगा। हाई पेइंग गेस्ट ऐसी जगह अपनी गाड़ी रोकना भी पसंद नहीं करते। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ। दूसरी बड़ी बीमारी है डिजिटल इनविजिबिलिटी। आज के वक्त में लोग सड़क पर चलते हुए आसपास की जगह कम देखते हैं, वो अपने फोन में गूगल मैप ज्यादा देखते हैं। ये सच है। अगर कोई प्रॉपर्टी ऑनलाइन नहीं दिख रहे तो चाहे वो सामने ही क्यों ना खड़ी हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और तीसरा है नए कैपिटल का ना होना, जो कि आमतौर पर किसी भी नुकसान झेलते बिजनेस की आम कहानी होती है। ये तो हो गई समस्या की बात। लेकिन सोर्स मटेरियल में ना एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ट्रांजिट गोल्ड माइन। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मुझे तो ये एक एनालॉजी की तरह लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी हाईवे पर चल रही गाड़ियों का फ्यूल खत्म हो रहा हो, लोग परेशान हो रहे हो और ठीक बगल में एक ठीक ठाक पेट्रोल पंप हो, लेकिन वो किसी को दिख ना रहा हो। एग्जैक्टली वो एक बड़े से काले पर्दे से ढका हुआ हो। कस्टमर वहीं खड़ा है, उसकी जेब में पैसा है, उसकी जरूरत वही है, बस उसे दिख नहीं रहा। आप बताएं, आखिर ये ट्रांजिट गोल्ड माइन असल में काम कैसे करता है? ये पेट्रोल पंप वाली एनालॉजी सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, केटीसी बस स्टैंड के पास होने का मतलब है कि रोजाना हजारों लोग उस 200 मीटर के दायरे में मौजूद हैं। अब इन हजारों लोगों में उम्मन अलग अलग तरह के ग्राहक हैं। जैसे कि पहले हैं इंटरस्टेट ट्रैवलर्स। ये वो लोग हैं जो पूरी रात बस में सफर करके सुबह गोवा पहुंचे हैं। इन्हें अगले 2 दिन के लिए अपने रिजॉर्ट में जाना है, लेकिन अभी इन्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए नहाना है, फ्रेशन अप होना है। और तीसरे हैं लोकल सेल्स प्रोफेशनल्स या बिजनेस लोग, जिन्हें किसी क्लाइंट के साथ एक शांत जगह पर बैठकर 1 घंटे की मीटिंग करनी है। लेकिन एक सेकंड,
इन सभी अलग-अलग लोगों को एक ही जगह पर लाने का रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड होटल तो इनकी इन छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, उनका जो 24 घंटे का चेक इन होता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी को अट्रैक्ट करने वाला इंजन लग्जूरियस कमरे हैं ही नहीं, वो इंजन F&B है, यानी फूड एंड बेवरेज। ओह वाओ! खाना और पीना? बिल्कुल। जब लोग किसी केओस या भीड़-भाड़ वाले ट्रांजिट एरिया में होते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी आलीशान बेड्स या बड़ी टीवी स्क्रीन्स नहीं होती। उनकी सबसे पहली जरूरत एक साफ बाथरूम और गर्म हाइजीनिक खाना होती है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। है ना? अगर एक थके हुए मुसाफिर को साफ जगह पर बैठने को मिले और एक अच्छी चाय मिल जाए, तो वो उसके लिए किसी 5 स्टार एक्सपीरियंस से बड़ा होता है उस वक्त। तो अगर पुराना 24 घंटे वाला मॉडल काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कदम प्लाजा को अपना प्रोडक्ट जीरो से रीडिजाइन करना पड़ेगा। टाइम को एक अलग तरीके से बेचना पड़ेगा उन्हें। सही पकड़ा आपने। क्योंकि आमतौर पर होटल्स अपने कमरे 24 घंटे के स्लॉट्स में बेचते हैं, लेकिन इस नए नजरिए में वॉश एंड गो माइक्रो स्टेज का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझाया गया है। असल पॉइंट वही है। सोचिए, एक यात्री सुबह 6 बजे बस से उतरता है, उसकी 10 बजे एक जरूरी बिजनेस मीटिंग है, उसको पूरे दिन के लिए कमरा क्यों चाहिए भला? उसको बस रेडी होना है। हाँ, उसका मकसद सिर्फ अपना बैग सेफ रखना, एक शावर लेना और अपने कपड़े बदलना है। इसलिए स्ट्रैटेजी ये है कि कमरों को 24 घंटे की जगह 3 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे के ब्लॉक्स में बेचा जाए। वेट, मुझे यहाँ एक ऑपरेशन लेवल का डाउट आ रहा है। एक ही कमरे को दिन में 3 बार अलग-अलग लोगों को बेचना, इसका मतलब 3 बार बेडशीट्स बदलना, 3 बार बाथरूम डीप क्लीन करना। हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि काम बढ़ जाएगा। एक छोटे स्ट्रगल करते होटल के लिए, जिसके पास पहले ही फंड्स की कमी है, हाउसकीपिंग का ये एक्स्ट्रा बोझ तो उनके मार्जिन्स को पूरी तरह खत्म कर देगा ना? क्या ये अप्रोच प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत नेचुरल डाउट है। सरफेस पर देखने में ये जरूर लगता है कि ऑपरेशंस कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि फायदा नहीं होगा, लेकिन इसका मैथ थोड़ा अलग काम करता है। अगर हम इसको एक बड़े दायरे में देखें, तो हॉस्पिटैलिटी में इसे हाई टर्नओवर यील्ड कहते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? मान लीजिए, एक पुराना कमरा 24 घंटे के लिए 2000 रुपए में बिकता था। ओके। अब वही कमरा 3-3 घंटे के स्लॉट्स में 800 रुपए में बिक रहा है। ओके। अगर दिन में सिर्फ 3 स्लॉट्स भी बिकते हैं, तो टोटल रेवेन्यू 2400 रुपए हो गया। उसके अलावा? वो तीनों अलग अलग गेस्ट्स नाश्ता करेंगे, कॉफी पिएंगे। ओ, वहां से एक्स्ट्रा इनकम। एग्जैक्टली। हाँ। क्लीनिंग साइकिल बढ़ेगी, लेकिन उस एक्स्ट्रा मेहनत और लॉन्ड्री का खर्चा उस बढ़े हुए मार्जिन और F&B सेल्स से आसानी से कवर हो जाता है। ये फिक्स्ड स्पेस से मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका है। ओके, ये मैथ वाकई बहुत सेंस मेक करता है। और F&B की अगर हम डिटेल में बात करें, तो वहां भी एक एक्सप्रेस किचन चेन की 3 टियर स्ट्रैटेजी बनाई गई है। इसमें जो पहला टियर है, द बस बॉक्स, वो बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। फ्रिक्शन का जो हर बस ट्रैवलर फेस करता है, लंबा सफर, चलती बस के झटके और हाथ में ग्रेवी वाली सब्जी और रोटी, ये एक मेसी एक्सपीरियंस होता है। हाँ, कपड़े खराब होने का डर रहता है। बस बॉक्स एक प्री पैक्ड, नॉन मेसी, ड्राई और हाई क्वालिटी पार्सल सर्विस है, जो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो आगे सफर पर निकल रहे हैं। और दूसरा टियर है प्रीमियम ट्रांजिट लाउंज, जिसमें लॉबी के खाली हिस्से को मॉडर्न कैफे में बदलने की बात की गई है। फास्ट वाईफाई, AC, हर टेबल पर चार्जिंग सॉकेट। लेकिन सोर्स में एक चीज और थी कि इस लाउंज में आने के लिए एक छोटी सी एंट्री फी रखी जाएगी, जी, जो आगे चल के खाने के बिल में एडजस्ट होगी। मुझे लगता है ऐसी जगह पर जहां पहले ही फुटफॉल कम है, लोगों से घुसते ही एंट्री फी मांगना उन्हें भगाने जैसा नहीं होगा। देखिए, ये साइकोलॉजिकल फिल्टर का हिस्सा है। बस स्टैंड जैसे क्योटिक और पब्लिक इलाके में सबसे बड़ा चैलेंज होता है भीड़ और शोर को कंट्रोल करना। ट्रू, सब आकर बैठ जाएंगे वरना। अगर लाउंज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज एंट्री देगा, तो वहां बेमतलब की भीड़ आ जाएगी और जो सच में प्रीमियम एक्सपीरियंस ढूंढ रहा है वो बोर होकर चला जाएगा। एंट्री फी एक बैरियर टू एंट्री बनाती है। जो आएगा वो पहले से ये सोचकर आएगा कि मुझे यहाँ बैठकर खाना है या काम करना है। और क्योंकि वो फी बिल में एडजस्ट हो जाती है, तो कस्टमर को लगता है कि उसने कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं किया। बिल्कुल, उसने सिर्फ एडवांस दिया था। और तीसरा टियर, लोकल थाली, उन आसपास के हजारों ऑफिस वर्कर्स और दुकानदारों को टारगेट करता है जिन्हें रोज सस्ता और जल्दी आने वाला लंच चाहिए। तो प्रोडक्ट और सर्विस का स्ट्रक्चर पूरी तरह क्लियर है अब। लेकिन यहाँ एक नई समस्या आती है मेरे दिमाग में। अंदर कमरे माइक्रो स्टेज के लिए सेट हैं, किचन बस बॉक्स बना रहा है, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े इंसान को या बस की खिड़की से देख रहे ट्रैवलर को
कैसे पता चलेगा कि इस भूतिया सी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर इतना ब्रिलियंट सिस्टम चल रहा है? और यही एंट्री होती है फसाद फर्स्ट स्ट्रैटेजी की। फसाद यानी किसी भी बिल्डिंग का बाहरी फ्रंट। जब फंड्स कम होते हैं तो सबसे पहले गलती लोग ये करते हैं कि पूरे होटल को अंदर से तोड़-फोड़ कर रेनोवेट करने लगते हैं। हाँ, और बजट वही खत्म हो जाता है। सोर्स स्ट्रांगली रेकमेंड करता है कि शुरुआत में इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ कर्ब अपील पर फोकस करना है। सड़क से गुजरने वाले को क्या दिख रहा है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस क्यूज काम आते हैं। केस स्टडी में कलर पैलेट्स और लाइटिंग तक की डिटेल दी गई है। हाँ, उन्होंने स्पेसिफिक रंग बताए। उन्होंने स्पेसिफिकली हाई कॉन्ट्रास्ट पेंट स्कीम यूज करने को कहा है, जैसे पर्ल वाइट के साथ नेवी ब्लू एक्सेंट्स। ये रंग रैंडम नहीं है। दिमाग इन रंगों को देखकर तुरंत कॉर्पोरेट, क्लीन और ट्रस्टवर्दी का टैग लगाता है। और इसके साथ ही वार्म आउटडोर लाइटिंग का जिक्र है। रात के वक्त एक अनजान शहर में जब बस रुकती है तो एक पीली वार्म रोशनी दिमाग को बिना बोले ये सिग्नल देती है कि ये जगह खुली और सुरक्षित है। एकदम सही। ये सबकॉन्शियस माइंड के ट्रिगर्स होते हैं। एक अंधेरे फ्लिकर करते हुए सफेद ट्यूबलाइट वाले होटल में कोई भी ट्रैवलर अपना सामान लेकर अंदर जाने से डरता है, चाहे अंदर प्योर सोने के नलके ही क्यों ना लगे हों। वही तो, पहली नजर का असर। पहली नजर में जो फील आती है वही फैसला करती है कि कस्टमर लॉबी का दरवाजा खोलेगा या आगे बढ़ जाएगा। देखिए, ये सारी थ्योरियां सुनने में और कागज पर तो बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन जब तक कोई चीज फील्ड में टेस्ट ना की गई हो, उस पर पूरी तरह भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या इस ट्रांजिट पिवट स्ट्रैटेजी का कोई रियल वर्ल्ड प्रमाण है हमारे पास? सोर्स मटेरियल में हवाई बातें नहीं है। इसमें 2 बहुत ही ठोस केस स्टडीज मौजूद हैं इस बात को साबित करने के लिए। पहला है मुंबई के होटल ट्रांजिट का एग्जाम्पल। अच्छा, वहां क्या हुआ था? ये प्रॉपर्टी वक्त के साथ बहुत पुरानी और थकी हुई बन चुकी थी। फिर उन्होंने एक बोल्ड कदम उठाया और खुद को T24 रेट्रो के नाम से रीब्रांड किया। उन्होंने अपनी पुरानी बिल्डिंग की कमी को ही अपनी डिजाइन स्ट्रेंथ बना लिया और एक रेट्रो थीम अपनाया। मतलब उन्होंने पाइप और प्लास्टर ठीक करने की जगह अपनी पूरी पहचान ही बदल ली उस लोकेशन के हिसाब से? हाँ, और उसके साथ उन्होंने F&B पर इतना तगड़ा फोकस किया कि वहां आने वाली भीड़ सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों की नहीं रही। आसपास के लोकल्स भी वहां अपना वीकेंड मनाने आने लगे। इस एक पिवट से उनकी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 1 साल में 40% बढ़ गई। ओह वाओ, 40% एक साल में! और दूसरा एग्जाम्पल तो और भी करंट है, रेडिसन ब्लू आर्ट्रिया का पोस्ट कोविड फेज में। ओह, जब ट्रैवल पूरी तरह से ठप हो चुका था। तब तो सब बंद था। बिल्कुल, कमरों की ऑक्यूपेंसी 0 थी। तब उन्होंने अपनी आलीशान खाली पड़ी लॉबी को एक कोवर्किंग स्पेस में तब्दील कर दिया। एसी तो चल ही रहा था, जगह उनके पास थी। उन्होंने सिर्फ उस जगह का पर्पस बदला और अपने F&B को एक मैसिव डिलीवरी पावर हाउस बना दिया। एक ऑब्जर्वेशन है मेरा यहाँ, इन दोनों ही केस स्टडीज में ना एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है मुझे। क्या? वो ये कि इन दोनों ने ही खुद को सिर्फ ट्रांजिएंट यात्रियों या बाहर से आने वाले मेहमानों तक सीमित नहीं रखा। जब उन्होंने लोकल कम्युनिटी की ज़रूरतों को समझा और उनके लिए एक डेस्टिनेशन बन गए, तभी असल ग्रोथ आई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही असली गेम चेंजर है। अब इस सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है। आइडियाज का तब तक कोई वजूद नहीं होता जब तक एक्शन ना हो। अगर मुझे कदम प्लाजा को इस स्ट्रैटेजी के तहत सच में जिंदा करना है, तो अगला 1 महीना यानी 30 दिन का एक्शन प्लान कैसा दिखना चाहिए? केस स्टडी में इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 4 फेज का रोड मैप दिया गया है। फेज 1 जो डे 1 से 15 तक चलेगा, उसका पूरा फोकस फिजिकल क्लीनिंग पर होगा। सफाई और दिखावट। हाँ, बिल्डिंग की प्रेशर वॉशिंग, नया पर्ल वाइट और नेवी ब्लू पेंट, और एक बहुत ही बड़ा क्लियरली विजिबल ओपनिंग सून का बोर्ड। ये बोर्ड बाहर गुजरने वालों के अंदर एक एंटिसिपेशन, एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। फिर आता है फेज 2 जो डे 1 से 20 तक चलता है। मैंने पढ़ा कि ये पूरी तरह से डिजिटल पहचान को वापस जिंदा करने का फेज है। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर कंट्रोल लेना वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो मार्केटिंग हैक बताया गया है, मुझे लगता है वो इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आप 1 रुपए वाली चाय की बात कर रही हैं? हाँ, 1 रुपए चाय या कॉफी कैंपेन। ये सच में एक बेहद चतुर स्ट्रैटेजी है। बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को सिर्फ 1 रुपए में हाई क्वालिटी चाय या कॉफी ऑफर की जाती है। अब आप सोचिए, 1 रुपए की डील देखते ही लोग तुरंत अंदर आएंगे, फुटफॉल अचानक से बढ़ जाएगा। और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए ना आप,
एक चाय बनाने की कॉस्ट शायद 5 रुपए होगी होटल को, लेकिन जब वो इंसान अंदर साफ सुथरी लॉबी देखता है और उस 1 रुपए की चाय के साथ उसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो गूगल पर एक रिव्यू छोड़ दे, तो होटल को आसानी से 5 स्टार रिव्यू मिल जाता है। एग्जैक्टली एक ऐसी फिजिकल लोकेशन से आने वाला जेन्युइन 5 स्टार रिव्यू जिसे गूगल का एल्गोरिथम बहुत पसंद करता है। हजारों रुपए डिजिटल मार्केटिंग में उड़ाए बिना सिर्फ चाय की पत्ती के खर्चे में ऑनलाइन रेटिंग 0 से रिस्पेक्टेबल बन जाती है उनकी। यही इसकी ताकत है, वर्ड ऑफ माउथ और रिव्यूज। फिर आता है फेज 3 यानी 21वां दिन। यहाँ पर F&B कंप्लीटली लॉन्च होता है और बस बॉक्स डिलीवरी शुरू होती है। इसमें ग्राउंड लेवल पार्टनरशिप बहुत जरूरी बताई गई है। रेड बस या KTC के जो बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उनके साथ टाई अप किया जाता है। जी, नेटवर्क बनाया जाता है। अगर वो अपने यात्रियों को ये होटल और उनका खाना रेकमेंड करेंगे तो उन्हें होटल की तरफ से अच्छा और हाइजीनिक खाना फ्री मिलेगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। सच में एक बस ड्राइवर का वर्ड ऑफ माउथ किसी भी होर्डिंग या ऑनलाइन एड से 1000 गुना ज्यादा असरदार होता है। बहुत ज्यादा। और आखिर में आता है फेज 4 यानी 30वां दिन, जब 50% इन्वेंट्री यानी आधे कमरे मेक माई ट्रिप और गोइबिबो जैसे OTA प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे जहन में कि सिर्फ 50% ही क्यों? पूरे 100% कमरे क्यों नहीं खोले गए एक साथ? इसके पीछे एल्गोरिथमिक और ऑपरेशनल लॉजिक दोनों हैं। अगर आप पहले ही दिन 100% इन्वेंट्री खोल देंगे और सडन रश आ गया तो नया स्टाफ संभाल नहीं पाएगा। वही, आपका नया स्टाफ गलती करेगा, सर्विस में देरी होगी और जो नए नेगेटिव रिव्यूज आएंगे वो उस नई बनी हुई गूगल प्रोफाइल को तुरंत बर्बाद कर देंगे। आधे कमरे खोलने से ऑक्यूपेंसी परसेंटेज हमेशा हाई दिखता है, जो एल्गोरिथम को सिग्नल देता है कि ये प्रॉपर्टी हाई डिमांड में है। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट है। और दूसरी बात, उनकी मार्केटिंग लग्जरी के नाम पर नहीं बल्कि क्लीन एंड बजट कीवर्ड्स के आसपास होती है, क्योंकि OTA प्लेटफॉर्म्स पर लोग ट्रांजिट हब के पास यही ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लग्जरी नहीं, कन्वीनियंस चाहिए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे 50 मिनट की मास्टर क्लास को उसके कोर एसेंस तक निचोड़ें तो सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है इसमें से? अगर हम इसको एक बड़े दायरे में देखें तो सोर्स के आखिरी समरी नोट में एक बहुत ही गहरी बात लिखी है इस बारे में। असल में यह होटल किसी को बिस्तर या बेड बेच ही नहीं रहा है। अच्छा। वो इस केओटिक, भीड़-भाड़ वाले और थका देने वाले ट्रांजिट एरिया में लोगों को कन्वीनियंस और हाइजीन यानी सुविधा और सफाई बेच रहा है। अगर आपका परोसा हुआ खाना गर्म है, आपके बाथरूम्स चमक रहे हैं और आपका स्टाफ वेलकमिंग है, तो ऐसी जगह पर लोकेशन अपने आप 80% मार्केटिंग का काम कर लेती है। ये अपने आप में एक बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है। हमने इस चर्चा की शुरुआत एक होपलेस सिनेरियो से की थी, एक ऐसी डीकेइंग बिल्डिंग जिसे सबने छोड़ दिया था। लेकिन इन इनसाइट्स ने दिखाया कि कैसे हर कंस्ट्रेंट को एक फीचर में बदल सकता है। बिल्कुल। माइक्रो स्टेज के जरिए टाइम को नए तरीके से मोनेटाइज करना, बस बॉक्स के जरिए लोगों की ट्रैवल फ्रिक्शन को कम करना, फसाद फर्स्ट और कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बिना भारी खर्चे के अपना इमेज बदलना। और ये सब कुछ हवाई बातें नहीं बल्कि एक सटीक 30 दिन के रोड मैप से एक्शनेबल बनाना। और इस विश्लेषण की सबसे खास बात यह है कि इसका दायरा सिर्फ किसी होटल या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। इस ट्रांजिट पे विद स्ट्रैटेजी में एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन छिपी है। कैसी यूनिवर्सल एप्लीकेशन? चाहे आप कोई रिटेल शॉप चलाते हों, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हों या सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के नए तरीके ढूंढ रहे हों, ये केस स्टडी सिखाती है कि जरूरी नहीं हर बार प्रोडक्ट में फॉल्ट हो। कई बार उस प्रोडक्ट को जहां और जिस कॉन्टेक्स्ट में बेचा जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट को नई नजर से देखने की जरूरत होती है बस। सही कहा आपने। समस्याएं हमेशा नई नहीं होती, उन्हें ठीक करने के लिए जिस लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं वो नया होना चाहिए। तो इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं चाहूंगी कि हम इस नए लेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच पर ध्यान देते हैं। अपने आसपास देखिए, ऐसी कितनी पुरानी बिल्डिंग्स, बंद पड़े सिनेमा हॉल, खाली पड़ी दुकानें या रियल एस्टेट हैं जो किसी बिजी बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन या हाईवे के ठीक पास अकेले खड़े हैं। हम सब रोज ऐसी प्रॉपर्टीज के पास से गुजरते हैं और यही सोचते हैं कि ये तो खत्म हो चुके हैं। पर सच्चाई कुछ और हो सकती है। चाय की जरूरत हो, इस बारे में सोचिए। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत में इमेजिन कीजिए एक 4 मंजिला होटल की इमारत। ये दक्षिण गोवा में KTC बस स्टैंड से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। बिल्कुल, हर दिन उस बस टर्मिनल से हजारों लोग गुजरते हैं।
राइट? राज्य के अंदर जाने वाले यात्री, थके हुए टूरिस्ट्स। और बिजनेस के सिलसिले में सफर करने वाले लोग भी। हाँ, मतलब ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। फिर भी जब आप उस होटल को देखते हैं तो दरवाजे पर ताला लटका है, पेंट उखड़ रहा है, लॉबी में धूल जमा है। कोई कैसे एक ट्रांजिट गोल्ड माइन पर बैठे हुए दिवालिया हो सकता है? राइट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस तरह की एक मृत संपत्ति में दोबारा जान कैसे फूंकते हैं। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस चर्चा में हम ठीक इसी जटिल चुनौती का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे सामने होटल कदम प्लाजा का केस है, एक बंद पड़ी संकटग्रस्त संपत्ति जिसे फिर से खड़ा करना है। जो कि आसान नहीं है, क्योंकि देखिए, जब कोई होटल लंबे समय तक बंद रहता है तो वो सिर्फ अपना बिजनेस नहीं खोता, वो अपना वजूद और लोगों का भरोसा खो देता है। सही कहा आपने। तो हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य बिंदु ये है, क्या इस तरह की ट्रांजिट प्रॉपर्टी का पुनरुद्धार पूरी तरह से हाई टर्नओवर और यूटिलिटी यानी सुविधा, साफ सफाई और तेज सर्विस पर आधारित होना चाहिए, या फिर इसे एक प्रीमियम डेस्टिनेशन और कम्युनिटी हब के रूप में विकसित करना ज्यादा टिकाऊ है? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ऐसी जगह पर आपकी सफलता का एकमात्र इंजन ये ट्रांजिट यूटिलिटी ही है। मेरा पक्ष यह है कि आप माइक्रो स्टे और फास्ट F&B के जरिए वॉल्यूम और कन्वीनियंस बेचते हैं, न कि कोई फैंसी अनुभव। देखिए, आई कम एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट वे। मुझे लगता है कि सिर्फ बेड और बॉक्स बेचना इस संपत्ति के असली पोटेंशियल को मार देता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक सस्ते ट्रांजिट पॉइंट बनकर रह जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मेरा तर्क ये है कि आपको टर्नओवर से आगे सोचना होगा। आपको इसे एक डेस्टिनेशन बनाना होगा जहां रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो, प्रीमियम अनुभव हो और जो सिर्फ यात्रियों पर निर्भर न रहकर आस पड़ोस के लिए भी एक कम्युनिटी हब बन सके। चलिए इस ट्रांजिट यूटिलिटी वाले मेरे लॉजिक को समझते हैं। हम एक ऐसी संपत्ति की बात कर रहे हैं जो ओल्ड बिल्डिंग सिंड्रोम और महामारी के बाद की जड़ता का शिकार है। राइट, ओल्ड बिल्डिंग सिंड्रोम। हाँ, मतलब आप एक ऐसी इमारत के पास से गुजरते हैं जिसकी लाइटें बंद हैं, पेंट फीका पड़ चुका है। आपके दिमाग में क्या आता है? यही कि ये जगह सेफ नहीं होगी। एग्जैक्टली, ये जगह सेफ नहीं है या यहाँ सफाई नहीं होगी। आप वहाँ रातों रात लग्जरी नहीं बेच सकते। आपको वो बेचना होगा जिसकी उस बस स्टैंड के बाहर सबसे ज्यादा और तुरंत जरूरत है, कन्वीनियंस और हाइजीन। मैं सुन रहा हूँ। थका हुआ यात्री जब बस से उतरता है तो उसे कोई थीम या वाइब नहीं चाहिए। उसे 3, 6 या 12 घंटे का एक माइक्रो स्टे चाहिए। एक साफ बिस्तर, एक गर्म शावर और जल्दी से मिलने वाला खाना। बस यही चाहिए उसे। देखिए, मैं मानता हूँ कि 200 मीटर की दूरी एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एडवांटेज है। बिल्कुल है। लेकिन सिर्फ माइक्रो स्टे बेचना मुझे बहुत शॉर्ट साइटेड अप्रोच लगती है। हमारे पास स्रोत सामग्री में T24 रेट्रो का उदाहरण है, जो पहले मुंबई का होटल ट्रांजिट हुआ करता था। और रेडिसन ब्लू एट्रिया के भी बेहतरीन केस स्टडीज मौजूद है। ये दोनों उदाहरण हमें एक बहुत जरूरी लेसन देते हैं। अगर आप सिर्फ यात्रियों की क्षणिक जरूरतों पर निर्भर है तो आपका बिजनेस मॉडल बहुत रिस्की है। रिस्की कैसे? क्योंकि असली रिकवरी रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने में है। अगर आप उस प्रॉपर्टी को पड़ोस के लोगों के लिए एक डेस्टिनेशन नहीं बनाते हैं तो आप हमेशा बस के टाइम टेबल और सीजनल ट्रैफिक के मोहताज रहेंगे। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग नजरिया देने दें। अभी कदम प्लाजा की हालत एक लीकी बकेट या छेद वाली बाल्टी जैसी है। अच्छा। आप एक छेद वाली बाल्टी में लग्जरी और प्रीमियम एक्सपीरियंस का महंगा पानी नहीं डाल सकते। पहले आपको छेद बंद करने होंगे, और बिजनेस में छेद बंद करने का मतलब है कैश फ्लो। राइट, सर्वाइवल के लिए कैश फ्लो जरूरी है। बिल्कुल। अब वॉश एंड गो रूम मॉडल का मैकेनिज्म देखिए। सुबह 6 बजे एक व्यक्ति बस से उतरता है, उसकी 10 बजे पंजिम में मीटिंग है। उसे 24 घंटे का रूम क्यों चाहिए? वो सिर्फ शावर और ब्रेकफास्ट के लिए 6 घंटे का स्लॉट बुक करेगा और फिर 12 बजे वो चेकआउट कर लेगा। एग्जैक्टली। और फिर आप उसी कमरे को दोपहर 2 बजे किसी और यात्री को दे सकते हैं। अगर हम 24 घंटे के ट्रेडिशनल मॉडल पर टिके रहें तो हम उस कमरे की इन्वेंट्री पर बात कर रहे हैं। माइक्रो स्टे से आप एक ही कमरे को 24 घंटे में 2 या 3 बार बेच सकते हैं। ये हाई टर्नओवर रेट उस तत्काल कैश फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसकी इस बंद प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है। आई एम सॉरी बट आई जस्ट डोंट बाय दैट। ये वॉश एंड गो मॉडल स्प्रेडशीट पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने इसके ऑपरेशनल नाइटमेयर के बारे में सोचा है? ऑपरेशनल नाइटमेयर?
वो कैसे? आप एक कमरे को दिन में 3 बार बेच रहे हैं। इसका मतलब है हाउसकीपिंग को दिन में 3 बार वो कमरा साफ करना होगा, 3 बार चादरें बदलनी होंगी। आपकी लॉन्ड्री का खर्च 3 गुना हो जाएगा। आपका फ्रंट डेस्क लगातार चेक इन और चेकआउट में उलझा रहेगा। स्टाफ बर्नआउट बहुत तेजी से होगा। और ये सब तब है जब बसें टाइम पर आ रही हों। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हो गई या बसें लेट हो गई तो आपकी पूरी इन्वेंट्री खाली पड़ी रहेगी। इसीलिए मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूं। लेकिन आप एक डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी से ऑपरेशनल परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, जो भी बस खड़ी होने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। रेडिसन ब्लू एट्रिया का उदाहरण लीजिए। जब महामारी में कमरों की बुकिंग 0 हो गई थी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोवर्किंग स्पेस शुरू किया था। बिल्कुल, उन्होंने अपनी खाली लॉबी को कोवर्किंग स्पेस में बदल दिया। उन्होंने समझा कि बाहर से आने वाले यात्री भले ही ना हो, लेकिन लोकल प्रोफेशनल्स को 1-2 घंटे की मीटिंग्स के लिए एक अच्छी, शांत जगह और एक बढ़िया कॉफी चाहिए। ये अप्रोच आपको एक कुशन देती है। आप सिर्फ बाहर के ट्रैफिक पर निर्भर नहीं हैं, आप लोकल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। हालांकि मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से फ्रेम करूंगी। रेडिसन ब्लू जैसी प्रॉपर्टी के पास पहले से एक ब्रांड वैल्यू थी, उनका एक रेप्यूटेशन था। राइट? कदम प्लाजा एक धूल फांक रही प्रॉपर्टी है जिसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बचा है। क्या आपको सच में लगता है कि एक लोकल प्रोफेशनल अपनी क्लाइंट मीटिंग के लिए एक बंद पड़े खस्ता हाल बस स्टैंड वाले होटल में आएगा? अगर हम उसे वैसा ही खस्ता हाल छोड़ देंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जैक्टली। इसीलिए हमें पहले उस ट्रांजिएंट ट्रैफिक का इस्तेमाल करना होगा जो पहले से ही हमारे दरवाजे के बाहर मौजूद है। एक बार जब वो लोग आना शुरू होंगे, कैश आना शुरू होगा, तब हम उस प्रॉपर्टी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप कैश फ्लो कैसे जनरेट करेंगी? रूम से नहीं, बल्कि सबसे पावरफुल इंजन F&B यानी फूड एंड बेवरेज से। अच्छा, तो आप F&B को किस तरह से अलाइन करने की बात कर रही हैं? एक्सप्रेस किचन स्ट्रैटेजी। हमें डाइन इन का तामझाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस बॉक्स। ये लंबी दूरी के यात्रियों के लिए प्री पैक्ड मील है। कोई ग्रेवी नहीं गिरेगी, कोई गंदगी नहीं होगी। कन्वीनियंट है। बिल्कुल, आप बस में बैठे बैठे इसे खा सकते हैं। ये बहुत तेज है और इसे स्केल किया जा सकता है। और इसके साथ ही आसपास के कमर्शियल ऑफिस के लिए लोकल थाली सर्विस। लेकिन इसका सबसे ब्रिलियंट मैकेनिज्म है फेज 3 का रोड मैप। कौन सा? रेड बस या केटीसी ड्राइवर्स के साथ पार्टनरशिप। 1 मिनट, आप बस ड्राइवरों को फ्री खाना देने की बात कर रही हैं? एक ऐसी प्रॉपर्टी में जो पहले से कैश क्रंच में है? सुनिए ये काम कैसे करता है। आपको लगता है कि एक ड्राइवर को फ्री खाना देना कैश बर्न है, लेकिन ये दरअसल मार्केटिंग बजट है। मान लीजिए एक ड्राइवर की थाली की कॉस्ट हमें 100 रुपए आती है। राइट। ड्राइवर अपनी 40 सीटर बस को ठीक हमारे होटल के सामने रोकता है। वो यात्रियों से कहता है यहाँ वॉशरूम साफ हैं और खाना फ्रेश मिलता है। अचानक आपके पास 40 नए कस्टमर आ जाते हैं। वर्ड ऑफ माउथ। एग्जैक्टली। 100 रुपए के खर्च में 40 कस्टमर यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट सिर्फ 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति। ये एक इकोसिस्टम है जहां वो बस ड्राइवर आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। आप वॉल्यूम के जरिए अपना रेवेन्यू बनाते हैं। देखिए, मैं बस बॉक्स और ड्राइवर पार्टनरशिप की व्यवहारिकता को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। ये एक बहुत ही स्मार्ट वॉल्यूम गेम है। थैंक यू। लेकिन परेशानी यही है, ये सिर्फ एक वॉल्यूम गेम है। बस बॉक्स एक लो मार्जिन प्रोडक्ट है। प्रॉफिट बनाए रखने के लिए आपको हर दिन सैकड़ों बॉक्स बेचने होंगे। मैं यहाँ प्रीमियम ट्रांजिट लाउंज के कॉन्सेप्ट पर जोर देना चाहता हूँ। एक बस स्टैंड के पास प्रीमियम लाउंज? रियली? बिल्कुल। जैसे एयरपोर्ट पर लाउंज होते हैं, वैसे ही बस स्टैंड पर क्यों नहीं हो सकते? इमेजिन कीजिए कि हम कदम प्लाजा की लॉबी के एक हिस्से को एक रिडीमेबल एंट्री फीस वाले कैफे या लाउंज में बदल दें। वहां हाई स्पीड वाईफाई हो, हर सीट के पास चार्जिंग पॉइंट हो और बढ़िया एसी हो। जो यात्री 8 घंटे का सफर करके आया है और जिसकी अगली बस 2 घंटे बाद है, उसे सिर्फ एक फूड पार्सल नहीं चाहिए, उसे एक सुरक्षित अनुभव चाहिए। लेकिन वो इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों देगा? क्योंकि आप सिर्फ खाना नहीं बेच रहे हैं, आप उसे शांति, सुरक्षा और समय बिताने की एक क्वालिटी जगह दे रहे हैं। और जब आप एंट्री फीस को फूड या कॉफी के साथ रिडीम करने का ऑप्शन देते हैं, तो साइकोलॉजिकली कस्टमर को लगता है कि उसे वैल्यू मिल रही है। ओके, मैं समझ रही हूँ। ये आपको बस बॉक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा हाई मार्जिन देता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके ब्रांड को एक सस्ते पार्सल काउंटर की इमेज से बाहर निकालता है। हाँ, आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय दैट लाइन ऑफ रीजनिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि आप फिर से एक डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी पर बहुत भारी उम्मीदें लाद रहे हैं।
जब कोई व्यक्ति बस के लिए भाग रहा होता है या भारी बैग लेकर थका हुआ होता है तो कन्वीनियंस ही उसके लिए सबसे बड़ी लग्जरी होती है। अगर मुझे भूख लगी है और मेरी बस 15 मिनट में छूटने वाली है तो मुझे आपके एसी लाउंज या चार्जिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। मुझे वो बस बॉक्स चाहिए जो तुरंत मिल जाए और जिसे खाने में मेरे कपड़े खराब ना हो। लेकिन हर यात्री की बस 15 मिनट में तो नहीं छूट रही होती ना। मानती हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ट्रांजिट ट्रैफिक ऐसा ही होता है। ये प्योर यूटिलिटी है और यही पहले दिन से बिलों का भुगतान करेगी। हमें क्या आइडियल हो सकता है कि बजाय अभी जमीन पर क्या काम करेगा, इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी जमीन पर काम करने के चक्कर में हम लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को दांव पर लगा रहे हैं। अगर हम शुरुआत से ही ये विजन नहीं रखेंगे कि हमें एक प्रीमियम हब बनाना है, तो हम हमेशा के लिए उस बस स्टैंड की भीड़ का एक एक्सटेंशन मात्र बनकर रह जाएंगे। लेकिन उस विजन तक पहुंचने के लिए पहले आपको दरवाजे खोलने होंगे और लोगों को अंदर लाना होगा, और यहीं पर फेज 1 और 2 का एग्जीक्यूशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। हमें किसी डीप रेनोवेशन की जरूरत नहीं है, हमें कोई इटालियन मार्बल नहीं लगाना है। हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फसाड फर्स्ट, यानी बाहरी दिखावट। तो आप सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस की बात कर रही हैं? ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। हम पर्ल वाइट और नेवी ब्लू जैसे हाई कंट्रास्ट पेंट का इस्तेमाल करेंगे, ओपनिंग सून के बड़े एलईडी बैकलाइट बोर्ड लगाएंगे, और सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो ₹1 चाय या कॉफी का कैंपेन। एक सेकेंड। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ₹1 में चाय बेचना तो प्योर लॉस है। इससे बिजनेस कैसे रिकवर होगा? यही तो पूरा मैकेनिज्म है। हम चाय से प्रॉफिट कमाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। याद है मैंने ओल्ड बिल्डिंग सिंड्रोम की बात की थी? हाँ। जब कोई इमारत महीनों से बंद हो तो लोग वहां जाने से कतराते हैं। जब आप बाहर से इमारत को चमकाते हैं और बस यात्रियों को ₹1 में चाय ऑफर करते हैं तो क्या होता है? आपके होटल के बाहर अचानक 50 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अट्रैक्शन बनाने के लिए? बिल्कुल। सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लगता है यहाँ कुछ हो रहा है, ये जगह चालू है, खुली है और सुरक्षित है। और जब वे ₹1 की चाय पीते हैं तो आप उनसे गूगल पर एक रिव्यू छोड़ने को कहते हैं। स्मार्ट। आप ₹1 में एक डिजिटल फुटप्रिंट और कस्टमर ट्रस्ट खरीद रहे हैं। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम कर्ब अपील जनरेट करने का तरीका है। दैट्स अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट। ₹1 की चाय और नया पेंट निश्चित रूप से फुटफॉल लाएंगे। ये मार्केटिंग के नजरिए से बहुत चतुर कदम है। थैंक यू। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या ये लॉयल्टी बना सकता है? एक बार जब वो ₹1 का ऑफर खत्म हो जाएगा या जब पेंट थोड़ा पुराना होने लगेगा तो वे लोग वापस क्यों आएंगे? क्योंकि एक बार जब वे दरवाजे के अंदर आ जाएंगे तो उन्हें हमारी साफ सफाई और माइक्रो स्टे की कन्वीनियंस का अनुभव होगा। वही पहला कदम है। आप किसी को तब तक अपना परमानेंट कस्टमर नहीं बना सकते जब तक कि वो पहली बार आपकी सर्विस टेस्ट न करे। लेकिन दरवाजे के अंदर आने के बाद उन्हें क्या फील होता है, ये ज्यादा अहम है। और यही मुझे लगता है कि फसाड फर्स्ट स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। अगर बाहर से होटल बहुत सुंदर है लेकिन अंदर जाकर उन्हें सिर्फ एक टिपिकल बोरिंग वेटिंग रूम जैसी फीलिंग आती है तो वे दोबारा नहीं आएंगे। तो आप इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर क्या सजेस्ट करते हैं? एक थीमैटिक डेस्टिनेशन। चलिए फिर से मुंबई के होटल ट्रांजिट के केस स्टडी पर चलते हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल कदम प्लाजा जैसी थी। डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास एक पुरानी होती प्रॉपर्टी जो अपनी इमेज से स्ट्रगल कर रही थी। राइट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ बाहरी दीवारों को पेंट नहीं किया या सस्ती चाय नहीं बांटी, उन्होंने खुद को T24 रेट्रो के रूप में पूरी तरह से रीग्रैंड किया। एक रेट्रो थीम से क्या बदल गया? सब कुछ। उन्होंने एक स्पष्ट रेट्रो थीम अपनाई। स्टाफ के कपड़े, लॉबी का म्यूजिक, मेनू, सब कुछ एक नॉस्टैल्जिक फील देता था। उन्होंने एक हाई क्वालिटी बार और F&B एक्सपीरियंस क्रिएट किया। इसका मैकेनिज्म समझिए। एयरपोर्ट या बस स्टैंड पर इंसान एक मशीन की तरह भाग रहा होता है, हर तरफ स्ट्रेस और शोर होता है। जब वो T24 रेट्रो के अंदर कदम रखता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो उस पूरी अराजकता से बाहर किसी शांत पुराने जमाने की दुनिया में आ गया है। एक एस्केप? एग्जैक्टली। इस एस्केप ने न सिर्फ यात्रियों को बल्कि मुंबई के लोकल लोगों को भी अट्रैक्ट किया। इसका रिजल्ट, 1 साल के अंदर उनकी ऑक्यूपेंसी में 40% का भारी उछाल आया। बिना किसी ठोस थीम या डेस्टिनेशन वाली सोच के आपका पर्ल वाइट पेंट सिर्फ एक बैंडेड है, कोई इलाज नहीं। देखिए,
मैं समझती हूँ कि T24 रेट्रो का 40% उछाल एक बहुत ही इम्प्रेसिव डेटा पॉइंट है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट के पैसेंजर डेमोग्राफिक और दक्षिण गोवा में बस स्टैंड के डेमोग्राफिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एयरपोर्ट पर जाने वाले व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए शायद ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो। एक बस स्टैंड के पास आपका कंज्यूमर मुख्य रूप से काम से सफ़र कर रहा है, वो वैल्यू फॉर मनी खोज रहा है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी का मतलब हमेशा सस्ता नहीं होता। नहीं, लेकिन उसका मतलब फंक्शनल ज़रूर होता है। अगर हम इस पूरे डिबेट के कोर में जाएं, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम हॉस्पिटैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। मेरा रुख इस बात पर बिल्कुल साफ है कि एक अराजक और बिजी ट्रांजिट एरिया में कन्वीनियंस और हाइजीन का बिना किसी रुकावट के डिलीवर होना ही आपकी 80% मार्केटिंग है। राइट। एक विस्तृत रेट्रो थीम या फैंसी लाउंज शायद वहाँ के लोकल बस पैसेंजर को डरा दे। उसे लग सकता है कि ये जगह उसके बजट से बाहर है, भले ही वो ना हो। जब आप माइक्रो स्टे और बस बॉक्स जैसी सर्विस के जरिए कस्टमर की बेसिक ज़रूरतों को तेज़ी से और एफिशिएंटली पूरा करते हैं, तो आप एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो सर्वाइव भी करेगा और प्रॉफिट भी देगा। ये यूटिलिटी का सबसे बेहतरीन रूप है। और मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि सिर्फ वॉल्यूम और यूटिलिटी आपको एक लेवल से आगे नहीं ले जा सकती। अगर आप सिर्फ सुविधा बेच रहे हैं, तो आप सड़क के उस पार वाले सस्ते लॉज या ढाबे के साथ compete कर रहे हैं, जो आपसे 50 रुपए कम में वही चीज दे देंगे। यह एक रेस टू द बॉटम है। लेकिन अगर आप एक प्रीमियम लाउंज या एक थीमेटिक डेस्टिनेशन बनाते हैं, तो आप उस कंपटीशन से पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। आप अपनी एक अलग कैटेगरी बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेंसी और कस्टमर लॉयल्टी जैसी T24 रेट्स ने हासिल की तभी मुमकिन है जब आप एक स्टॉपओवर को एक एक्सपीरियंस में बदल दें। आपको उस बस स्टैंड की अराजकता से एक एस्केप प्रोवाइड करना होगा। यह एक बहुत ही फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है कि हम कस्टमर की साइकोलॉजी को कैसे देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा में एक बात पर हम दोनों पूरी तरह सहमत हैं। वो क्या? वो ये कि कदम प्लाजा जैसी संपत्तियों को बचाने के लिए पुराने ट्रेडिशनल 24 घंटे वाले बेड सेलिंग मॉडल को खिड़की से बाहर फेंकना ही होगा। एब्सोल्युटली, इस बात में कोई डिबेट नहीं है। इसका लोकेशन, वो 200 मीटर की दूरी ही इसका सबसे बड़ा एसेट है, और उस एसेट से पैसे कमाने के लिए आपको इनोवेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे वो इनोवेशन आपका माइक्रो स्टे और बस बॉक्स वाला मॉडल हो, या मेरा कोवर्किंग स्पेस और प्रीमियम लाउंज वाला विजन। दोनों ही तरीके उस पुराने माइंडसेट को चैलेंज करते हैं जो आज की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करता। सही कहा। जब आप किसी बंद पड़ी प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो समस्या भले ही बहुत सीधी लगे कि दरवाजे बंद है, लेकिन उससे फिर से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का मैकेनिज्म बहुत सी परतों में छिपा होता है। आपको कस्टमर एक्विजिशन से लेकर ऑपरेशनल फ्लो और ब्रांड वैल्यू तक सब कुछ दोबारा सोचना पड़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ बिल्डिंग को पेंट करने का काम नहीं है, ये एक पूरा नया इकोसिस्टम बनाने का काम है। हम अपने श्रोताओं को जरूर इनकरेज करेंगे कि वे इस तरह की प्रॉपर्टीज के टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज और रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के मॉडल्स को और गहराई से स्टडी करें। राइट। इसमें बिजनेस के बहुत शानदार लेसन्स छिपे हैं। डेफिनेटली। और हम आपके लिए ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जब आप एक बहुत ही व्यस्त और शोर शराबे वाले ट्रांजिट एरिया में एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो क्या आपकी सफलता का रहस्य उस भीड़ की स्पीड और यूटिलिटी के साथ कदम मिलाने में है, या फिर उस भीड़ को एक शांत प्रीमियम एक्सपीरियंस देकर उन्हें एक पल के लिए उस अराजकता से बाहर निकालने में है? एग्जैक्टली। इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विश्लेषण में हम होटल कदम प्लाजा को एक बंद पड़ी प्रॉपर्टी से एक प्रॉफिटेबल ट्रांजिट हब में बदलने की स्ट्रैटेजी वाले एक केस स्टडी पर चर्चा कर रहे हैं। और इस पर मेरा सबसे पहला और बड़ा फीडबैक ये है कि इस प्रपोजल में एक ही जगह पर प्रीमियम और एकदम सस्ते ऑप्शंस को मिक्स करने से ना ब्रांड आइडेंटिटी और ऑपरेशंस दोनों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा होने का रिस्क है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये स्ट्रैटेजी पेपर पर एक कैच ऑल सॉल्यूशन लगती है, जैसे ऑथर चाहता है कि बस स्टैंड से गुजरने वाले हर एक इंसान से पैसे निकाल लिए जाएं। सही बात है। डॉक्यूमेंट एक तरफ तो
प्रीमियम ट्रांजिट लाउंज का प्रपोजल दे रहा है, जहां कॉर्पोरेट लोग बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे और हाई स्पीड वाईफाई यूज करेंगे। पर उसी सांस में वो 1 रुपए की चाय और वॉश एंड गो वाले सस्ते ऑप्शंस भी उसी लॉबी में डाल रहा है। ये एक फंडामेंटल वीकनेस है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि एक ही रेस्टोरेंट में आप फाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस और एक शोरगुल वाला फास्ट फूड ड्राइव थ्रू दोनों एक साथ चला रहे हैं। एकदम वही। और ग्राउंड लेवल पर ये ऑपरेशंस को पूरी तरह पैरालाइज कर देगा। वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या एक ही फ्रंट डेस्क का स्टाफ इन दोनों अलग-अलग तरह के कस्टमर्स को एक साथ हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक कस्टमर जल्दी में है, उसको बस चाय चाहिए और 2 मिनट में भागकर बस पकड़नी है। दूसरा वहां शांति और एक प्रीमियम कॉफी के लिए पैसे दे रहा है। हाँ, क्योंकि उनका माइंडसेट ही अलग है। एग्जैक्टली। ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नाइटमेयर है। एक फ्रंट डेस्क स्टाफ को एक ही टाइम पर ट्रांजैक्शनल माइंडसेट और हॉस्पिटैलिटी माइंडसेट के बीच स्विच करना पड़ेगा, और इसका सीधा असर उस प्रीमियम कस्टमर पर पड़ेगा। जो ज्यादा पैसे दे रहा है वहां शांति से बैठने के लिए। राइट। अगर उसको उस लॉबी में 30 लोगों की भीड़ मिलती है जो 1 रुपए की चाय के लिए लाइन में लगे हैं, तो वो दोबारा कभी वहां नहीं आएगा। आप वॉल्यूम के चक्कर में हाई मार्जिन कस्टमर्स को खो देंगे। लेकिन एक सेकंड, किसी भी ट्रांजिट हब का मेन पर्पस तो ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल लाना ही होता है ना? अगर आप बस प्रीमियम पर फोकस करेंगे तो उतनी बड़ी भीड़ को इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले रहे हम? फुटफॉल जरूरी है, पर हर तरह का फुटफॉल अंदर लाना सही नहीं होता। इसीलिए मेरी सजेशन ये है कि इन दोनों कस्टमर सेगमेंट्स को आप फिजिकली या फिर टाइम के हिसाब से पूरी तरह अलग कर दें, ताकि ऑपरेशंस एक दूसरे से टकराए नहीं। ओके, फिजिकली अलग करने का मतलब ग्राउंड पर ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा? तो इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका ये है कि जो एक्सप्रेस किचन और बस बॉक्स पार्सल सर्विस है ना, उसको होटल के एकदम बाहर वाले हिस्से में शिफ्ट कर दें। अच्छा, मतलब एकदम सड़क की तरफ? हाँ, एक टेक अवे विंडो की तरह, जिससे जो बस यात्री जल्दी में है वो होटल की लॉबी में आए बिना ही बाहर से अपनी चाय या पार्सल ले ले। उनकी आवाज, उनकी जल्दबाजी अंदर तक आएगी ही नहीं। वाओ, ये एक बहुत अच्छे फिल्टर की तरह काम करेगा। बाहर वॉल्यूम चल रहा है और अंदर प्रीमियम। सही कहा। अंदर आप उस प्रीमियम लाउंज को सिक्योर कर दें, जहां एंट्री डिजिटल की कार्ड से हो। उस स्पेस को साउंड प्रूफ कर दें, ताकि जब कोई वहां आए तो उसको एक ओएसिस जैसा फील हो। राइट, जहां बस स्टैंड का शोर बिल्कुल ना हो। और वैसे इसी पॉइंट से जुड़ा एक और बड़ा इशू है इस डॉक्यूमेंट में। हाँ, केस स्टडीज वाला, राइट? बिल्कुल। ऑथर ने इस हाइब्रिड मॉडल को जस्टिफाई करने के लिए कुछ बहुत बड़े ब्रांड्स का रेफरेंस दिया है। डॉक्यूमेंट में T24 रेट्रो और रेडिसन ब्लू जैसी लग्जरी प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल्स हैं, जो माड़गांव बस स्टैंड की रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करते। ये एक्चुअली इस प्रपोजल की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप एक बैंड पड़ी प्रॉपर्टी जिसके पास कैपिटल नहीं है, उसको T24 से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि मुंबई एयरपोर्ट के पास है, जिसके पास तो अनलिमिटेड बजट और कॉर्पोरेट क्राउड होता है। वही तो। इन लग्जरी प्रॉपर्टीज के पास जो रिसोर्सेज हैं, वो एक बजट प्रॉपर्टी से जमीन आसमान का अंतर रखती हैं। ये इन्वेस्टर के दिमाग में एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट करता है। और यहाँ ना कस्टमर साइकोलॉजी को भी इग्नोर किया गया है। एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर बैठा है, जिसका एक्सपेंस कंपनी दे रही है, वो रेट्रो बार में 2000 रुपये आराम से खर्च करेगा। बस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस वाला यात्री, उसको 15 मिनट में बस लेनी है और जेब से पैसे देने हैं। एग्जैक्टली। T24 ने करोड़ों खर्च करके एक विंटेज थीम बनाई। एक प्रॉपर्टी जिसके पास पेपर के हिसाब से ही कैपिटल की कमी है, वो रातों रात वैसा प्रीमियम एक्सपीरियंस कैसे खड़ा करेगी? पर क्या हम उन बड़े ब्रांड्स के मैकेनिक्स को यहाँ यूज नहीं कर सकते? मतलब उनका पूरा मॉडल रिजेक्ट करने की बजाय बस उनका काम करने का तरीका यहाँ अप्लाई कर लें? हम बिल्कुल कर सकते हैं, और यही मेरी मेन सजेशन है। इन अनरियलिस्टिक लग्जरी केस स्टडीज की जगह आप किसी टियर 2 सिटी के बजट ट्रांजिट होटल का एग्जाम्पल लें, या फिर अगर T24 यूज करना ही है तो उसमें से सिर्फ मैकेनिक्स निकालें, उनकी एक्सपेंसिव थीम नहीं। तो अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को ठीक करना हो तो मैं T24 के एग्जाम्पल को मड़गांव के हिसाब से कैसे बदल सकती हूँ? आप उनकी एक्सपेंसिव रेट्रो थीम की बात मत करें,
उसकी जगह इस पर फोकस करें कि उन्होंने F&B को लोकल्स के लिए एक डेस्टिनेशन कैसे बनाया। मड़गांव के केस में ये कोई फैंसी बार नहीं होगा, बल्कि वहाँ के बस ड्राइवर्स और ऑफिस वालों के लिए सबसे साफ और तेज लोकल थाली परोसने के बारे में होगा। अच्छा, और वो रेडिसन वाले एग्जाम्पल का क्या करें? एक 5 स्टार होटल की तुलना बस स्टैंड से करना तो थोड़ा अजीब ही लगता है। उसके लिए आप किसी छोटे 2 स्टार होटल का एग्जाम्पल लें, जिसने अपनी खाली लॉबी को लोकल सेल्स रेप्स या मेडिकल रेप्स के लिए एक सस्ता को-वर्किंग स्पेस में बदल दिया। बस एक साफ टेबल, प्लग पॉइंट और स्टेबल वाईफाई। ये रेडिसन से कहीं ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। राइट, और इससे आइडिया भी सॉलिड लगेगा बिना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट दिखाए। तो अब जब हमने कैपिटल की कमी की बात कर ही ली है, तो अब देखते हैं कि ऑथर इसको ज़मीन पर उतारने का क्या प्लान बना रहा है। और यहीं पर सबसे अलार्मिंग पार्ट आता है। हाँ, वो इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। वही, इस प्रॉपर्टी को रिवाइव करने के लिए जो 30 दिन का रोड मैप दिया गया है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और उसमें कैश फ्लो की रियलिटीज़ को इग्नोर किया गया है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पेपर पर बनी प्लानिंग रियलिटी में आकर टूट जाती है। डॉक्यूमेंट क्लेम कर रहा है कि 30 दिन में फसाड ठीक होगा, डिजिटल कैंपेन चलेगा, बस बॉक्स फूड शुरू होगा और इसके साथ ही मेक माई ट्रिप पर रूम्स भी लाइव हो जाएंगे। जो कि एक बंद प्रॉपर्टी में एक साथ करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल भी और एक तरह से कमर्शियल सुसाइड भी। क्योंकि ऐसी बंद बिल्डिंग कोई ब्लैंक कैनवस थोड़ी होती है। आपने पानी चालू किया और पता चला 3 जगह से पाइप फट गए, दीमक लगी है अलग। बिल्कुल, 30 दिन का प्लान इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ता। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सब कुछ एक साथ करेंगे तो आपका जो लिमिटेड कैपिटल है वो शुरू में ही खत्म हो जाएगा। बफर फंड ही नहीं बचेगा। राइट, क्वालिटी तो गिरेगी ही। जब आप 10 चीजें एक साथ करते हैं तो एक भी चीज ठीक से नहीं होती। यहाँ मेरी एक प्रैक्टिकल वरी है, सीधे ऑपरेशन से जुड़ी हुई। अगर हम इनके रोड मैप से चलते हैं और 20th डे पर 1 रुपए की चाय का कैंपेन वायरल हो जाता है, अगले दिन 500 लोग बाहर खड़े हैं, तो क्या वो स्टाफ जो अभी अभी काम पर आया है इस भीड़ को हैंडल कर पाएगा? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एक होटल एक सिंक्रोनाइज्ड मशीन की तरह होता है। अगर आपका किचन स्टाफ अभी रिदम में नहीं आया है और अचानक उतनी भीड़ आ गई तो सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। फ्रंट डेस्क वाला घबरा जाएगा। हाँ, वो उन प्रीमियम लोगों को छोड़कर बाहर की भीड़ मैनेज करने भागेगा जो चेक इन करने खड़े हैं। और इसका मतलब है कि पहले ही हफ्ते में आपको गूगल पर 50 नेगेटिव रिव्यूज मिल जाएंगे। रेटिंग एक बार 2 स्टार पर गिरी तो प्रॉपर्टी वहीं खत्म। इसीलिए मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि इस 30 डे प्लान को हटाकर इसको एक रेवेन्यू फंडेड 90 डे फेज में बदला जाए। मतलब पहले फेज की कमाई से दूसरे फेज का खर्च निकालें। इससे रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस 90 डे अप्रोच को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले 30 दिन हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? उन रूम्स का क्या करें जो अभी भी धूल खा रहे हैं? पहले 30 दिन में आप रूम्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे। रूम रेनोवेशन में सबसे ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है। आपका पूरा फोकस सिर्फ बाहर की सफाई, फसाद को ठीक करने और उस टेक अवे विंडो पर होना चाहिए, जहाँ से चाय और पार्सल शुरू हो सके। एग्जैक्टली। पहले महीने आप 1 रुपए की चाय वाला कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगता है और पहले दिन से ही गल्ले में नकदी आना शुरू हो जाती है। और इस दौरान स्टाफ को भी एक दूसरे के साथ सेट होने का टाइम मिल जाएगा ना। छोटी गलतियां होंगी तो मैनेज हो जाएंगी। सही पकड़ा आपने। फिर 31 से 60 दिन के बीच जो कैश फ्लो चाय और पार्सल से आया है उसको लॉबी और अंदर के प्लम्बिंग में लगाओ। अंदर का लॉन्च ठीक करो। और रूम्स का लॉन्च आखिरी फेज में। हाँ, फाइनल 61 से 90 डेज में। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह टेस्ट हो चुका हो तब आप आराम से OTA प्लेटफॉर्म्स पर रूम्स को लॉन्च करें। इस तरह बिजनेस खुद अपने एक्सपेंशन को फंड कर रहा है बिना किसी बाहरी कैपिटल को जलाए। ये अप्रोच काफ़ी रियलिस्टिक और सस्टेनेबल लग रही है। तो आज के इस सेशन में हमने काफ़ी डीपली इन सब स्ट्रैटेजीज को परखा है और कंक्लूजन यही निकलता है कि ट्रांजिट हब का जो बेसिक आइडिया है वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, आइडिया में दम है, बस उसको शेप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 मेन चेंजेस करने होंगे। पहला, प्रीमियम लाउंज और सस्ते ऑप्शंस को टेक अवे विंडो के थ्रू फिजिकली अलग करना।
सही। दूसरा, लग्जरी एयरपोर्ट्स वाले अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल्स की जगह ऐसे मैकेनिक्स यूज करना जो एक बस स्टैंड और लिमिटेड बजट के हिसाब से प्रैक्टिकल हों। हाँ, टियर 2 वाले एग्जाम्पल्स। और तीसरा, उस एग्रेसिव 30 दिन के रोड मैप को एक रेवेन्यू फंडेड 90-डे प्लान में बदलना, ताकि प्रॉपर्टी अपनी कमाई से धीरे धीरे स्टेबल हो सके। एब्सोल्युटली, ये तीनों स्टेप इस प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। तो हम अपने लिसनर को इनवाइट करते हैं कि वो इन कॉन्क्रीट सजेशंस को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करें और उसको वापस सबमिट करें एक और डीप डिस्कशन के लिए, क्योंकि एक अच्छा आइडिया तभी चलता है जब उसका एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस हो। अगली बार तक के लिए विश्लेषण करते रहिए और अपने काम को बेहतर बनाते रहिए।